माइक बंद करो। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी नहीं आए अभी तक, तो ये है कि मैंने अभी सेकेंड फेज के अंदर ही जो है वो अटेंडेंस रखी है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके हिसाब से अटेंडेंस हो जाएगी। वैसे बाकी भी टेस्ट करके जो वो आ जाए। ठीक है सर। हाँ, जो वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। ये तीन फेजेस के ऊपर होता है। एक रीड फेज है और वैलिडेशन फेज है और राइट फेज। ठीक है। रीड फेज में आपके पास क्या चीज़ है कि जो डाटा है उसकी एग्जीक्यूशन, एक तो ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और डाटा रीडिंग फेज में आ जाता है कि डाटा को रीड कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमारे पास इस वैलिडेशन फेज का है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारे पास इसमें बेसिक प्रोटोकॉल हमारे पास ये हुए किसी भी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसका वैलिडेशन फेज हमारे पास क्या चीज़ें जस्टिफाई करके बताता है। सबसे पहले तो जब आपकी ट्रांजैक्शन की रीडिंग स्टार्ट होती है तो ट्रांजैक्शन जब राइट करते हो तो ओनली टेम्परेरी लोकल वेरिएबल्स के अंदर उनको सेव करवा देते हैं। ठीक है। जो भी राइटेड डाटा है रीडिंग फेज के दौरान राइटेड डाटा वो टेम्परेली हम टेम्परेली हम सेव करवा देते हैं। उसके बाद वैलिडेशन फेज आ जाता है। वैलिडेशन फेज में एक वैलिडेशन टेस्ट होता है कि हमारे पास जो लोकल वेरिएबल में जो आपके पास कोई भी अमाउंट पड़ी है या कोई भी ट्रांजैक्शन पड़ी है तो वो लोकल वेरिएबल में क्या वो डाटा राइटेबल है, क्या उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, क्या उस वेरिएबल को कर सकते हैं जो कि हमने वेरिएबल में रखा हुआ है, टेम्परेरी लोकल वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो अगर वो राइटेबल है, अगर उसको हम राइट कर सकते हैं विदाउट दिस पे वो सीरियलाइजेबिलिटी को खराब कर रहा है। वो किसी भी ट्रांजैक्शन की दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी सीरियलाइजेबल इशू या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। इस चीज़ को देखे बगैर ये चेक करना है, टेस्ट करना है कि जो लोकल वेरिएबल के अंदर हमने ट्रांजैक्शन राइट ट्रांजैक्शन जो राइट हुआ था, जिसको हम सिर्फ राइट करना चाह रहे थे, जिसको हमने लोकल वेरिएबल के अंदर सेव करवाया था, हमने उसको रीड कर लिया। ये रीडिंग फेज है कि हम इसको राइट करना चाह रहे हैं इस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजेक्शन को हम रीड करेंगे। इसका मतलब ये कि हमने ट्रांजेक्शन को उसके फेज के अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने रीड कर लिया और उसके एग्जीक्यूशन फेज को हमने स्टार्ट कर दिया।
स्टार्ट के दौरान हमने फिलहाल टेम्परेरी उसको जो है वो एक लोकल वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। अब वैलिडेशन फेज में उसको चेक किया जाएगा कि अब अगर हम इस डाटा को राइट करते हैं और राइटेबल है अगर डाटा, और अगर ये राइट करते हैं तो इसके राइट होने से हमारे कोई भी सीरियलाइजेबिलिटी का इशू तो नहीं आता, या कोई भी सीरियलाइजेबिलिटी वायलेट तो नहीं होती, या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं क्रिएट होते हमारे सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स के अंदर इसको राइट करने से। जब हम राइटिंग फेज में, अब हमारा काम आ गया, हमने अपडेट करना है डाटा को उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को देखना है कि हमारे पास अब पहले चेक हो गया, वैलिडेट हो गया कि क्या ये सीरियलाइजेबिलिटी खराब तो नहीं करेगा। अब यही है कि जब आप कंकरेंसी अटैक होता है या कंकरेंसी प्रॉब्लम होती है तो मेन सीरियलाइजेबिलिटी का इशू आता है कि क्या सीरियलाइजेबल होगा, क्या ट्रांजेक्शन एक दूसरे का वेट करेगी, क्या उनमें आइसोलेशन प्रोड्यूस होगी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो उसके बाद हम डाटा को ऐसे देखते हैं कि हमारे पास सिक्योर मैनर में जाकर वो सेव हो सकता है। तो जब वो सिक्योर मैनर में सेव हो सकता है, इट्स मीन कि फिर हम उसकी वैलिडेशन के बाद ये चीज़ जस्टिफाई करते हैं कि एफ पी आई इज वैलिडेटेड। अगर वो वैलिडेट हो सकता है मतलब राइट हो सकता है, उसकी सीरियलाइजेबिलिटी खराब नहीं होगी हमारा डाटा राइट करने से, तो हम अपडेट कर देते हैं। अपडेशन आर अप्लाइड ऑन टू द डेटाबेस, अदरवाइज टी आई इज रोल बैक। अगर वो सीरियलाइजेबिलिटी खराब करता है, अगर उसका वैलिडेशन टेस्ट खराब आ जाता है तो वो कहता है कि ये सीरियलाइजेबिलिटी खराब करेगा, तो फिर वो रोल बैक हो जाएगा। एक सिंपल सिचुएशन, ट्रांजेक्शन को रीड किया राइट करने के लिए और उसको लोकल वेरिएबल में सेव करवा दिया टेम्पररी। उसके बाद उसके ऊपर वैलिडेशन टेस्ट हुआ, वैलिडेशन टेस्ट ने ये जस्टिफाई किया क्या इसकी वजह से, इसको राइट करने की वजह से आपका सीरियलाइजेबिलिटी इशू आता है, तो कहता है अगर ठीक तो उसको अपडेट करने देता है, उसको मॉडिफाई करने देता है डाटाबेस को। अगर नहीं तो वो क्या कर देता है, उसको रोल बैक कर देता है। और नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा उसकी वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल के जरिए से चेकिंग होगी और देखा जाएगा कि ये हमारे पास होगी। ये जो ये तीनों फेजेस आपस में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ डिपेंडेड हैं। ये रीड वाला वैलिडेशन, वैलिडेशन वाला फिर राइटिंग के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये सारा एक दूसरे के, और ये ऑर्डर वाइज हो रहे हैं। वेरिएबल में प्लेसमेंट, फिर उसकी सीरियलाइजेबिलिटी चेक, और सीरियलाइजेबिलिटी चेक के बाद फिर अगर वो ठीक है तो देन उसको अपडेट करने दें, उसको परफॉर्म करने दें, उसको एग्जीक्यूट करने दें, आइदर फिर उसको रोल बैक कर दें। अगर हम फॉर एग्जांपल ये नीचे आपको बताते हैं, assume for the simplicity that validation and write phase occur together। वैलिडेशन और राइट फेज जो है वो एक साथ ही होते हैं, ठीक है। चेक हो गया, डाटा सीरियलाइजेबिलिटी खराब नहीं करेगा, बस जल्दी से उसको मॉडिफाई कर दो, राइट फेज में ले आओ, ठीक है। और और सीरियली भी हो सकते हैं, खुद ब खुद भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, और सीरियली भी हो सकते हैं। ओनली वन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट वैलिडेशन, एक टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन वैलिडेशन एग्जीक्यूट करेगी या राइट करेगी एट अ टाइम। दूसरी ट्रांजेक्शन के लिए अलग से फिर वैलिडेशन करनी पड़ेगी और अलग से फिर राइटिंग। उसको टेम्पररी वेरिएबल में सेव तो करवा लेंगे हम, बहुत सी ट्रांजेक्शन को, मल्टीपल ट्रांजेक्शन को सेव करवा लेंगे लोकल वेरिएबल के अंदर टेम्पररी। उनके ऊपर जो वैलिडेशन टेस्ट है वो बारी बारी होगा सबके ऊपर, उसमें राइट होना है वो बारी बारी राइट होंगे सबके ऊपर। जो सीरियलाइजेबिलिटी खराब करती है उसको अलाउ नहीं करने देगा, जो सीरियलाइजेबिलिटी मेंटेन रखती है उसको अलाउ करने देगा, ठीक है। और इस चीज को हम ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल भी कहते हैं, कि ऑटोमेटिकली एक चीज वैलिडेशन के तौर पर ऑप्टिमिस्टिकली एक चीज चेक हो रही है और वो हर दफा जो है वो फुली एग्जीक्यूट हो जाती है। इसमें कोई ये परेशानी नहीं होती कि इम्पार्शियल एग्जीक्यूशन हो गई है या पार्शियली कमिट हो गया डाटा, ट्रांजैक्शन होगी या कुछ भी। फुली कमिट होगा डाटा, वैलिडेशन के बाद राइट होगा, बाकायदा हर एक चीज होगी पूरे वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरने के बाद, वैलिडेशन फेज से गुजरने के बाद। किसी का कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड में? इसके बाद है कि ईच ट्रांजैक्शन को जब वैलिडेशन बेस के अंदर रहती है, ईच ट्रांजैक्शन की आई जो भी हमारे पास होगी उसको 3 टाइम स्टैम्प दिए जाएंगे। उनमें से एक स्टार्ट का टाइम स्टैम्प होगा जो पीछे हमने देख लिया जिसमें रीडिंग और एग्जीक्यूशन फेज है। दूसरा टाइम स्टैम्प उसके लिए दिया जाएगा कि उसमें उस टाइम स्टैम्प, उस रिक्वायर्ड टाइम स्टैम्प के अंदर रहते हुए उसको वैलिडेशन करेगा वो परफॉर्म। तीसरा टाइम स्टैम्प उसको ये दिया जाएगा कि वो उसमें फिनिश कर दे, राइट करके खत्म कर दे, फिनिश कर दे उसको, ठीक हो गया। सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इज डिटरमाइंड। अब ये जो ऑर्डर है सीरियलाइजेबिलिटी के, स्टार्ट हो, वैलिडेट हो, राइट हो, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, ये ऑर्डर उनके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग वैलिडेट होता है। टाइम वैलिडेशन होती है उनके टाइम से कि ये इनका टाइम है इतना, इतने में वो स्टार्ट होगा, इतने में वो वैलिडेट होगा, इतने में वो राइट होगा। तो ये उनकी वैलिडेशन उनके टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग होगी। और ये इसकी वजह से जो आपकी कंकरेंसी है, जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन की अकरेंस है, वो भी बढ़ जाएगी।
कि प्रॉपर तरीके से वैलिडेट हो रहा है डाटा, तो कितना पावरफुल हो गया एक मेथड, एक प्रोटोकॉल हमारे पास, कि प्रॉपर वे में एक वैलिडेटेड फॉर्म के अंदर रहते हुए एक चीज़ को आगे कंपाइल कर रहा है। और ये प्रोटोकॉल आपके पास यूजफुल भी काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रेटर डिग्री ऑफ कंकरेंसी, इसके अंदर कंकरेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ही एक स्केड्यूल की ट्रांजैक्शन की सीरियलाइजेबिलिटी चेक कर चुके हैं, उनका ऑर्डर चेक कर चुके हैं। अगर वो मेंटेन है तो ठीक है, नहीं मेंटेन है तो हमारे पास इसको एग्जीक्यूट होने ना दे, रोल बैक कर दे। तो इस परेशानी में हम कंकरेंटली मल्टीपल ट्रांजैक्शन को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। वजह क्या है कि सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर इज नॉट प्री डिफाइंड, वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता कि ये पहले स्केड्यूल बनाए जाएंगे, पहले इनको सीरियलाइजेबिलिटी प्लेस की जाएगी, पहले एक ट्रांजैक्शन की बारी फिर दूसरे ट्रांजैक्शन की बारी, इस तरह से नहीं, प्री डिफाइंड नहीं है। ऑन टाइम इस प्रोटोकॉल के अंदर ही जाकर वो सीरियलाइजेबिलिटी क्रिएट हो रही है कि एक चीज स्टक हो गई है कि वो रीड के फेज में आई तो लोकल वेरिएबल में सेव करवा लिया सारी ट्रांजैक्शन को, उसके बाद हर एक को बारी बारी वैलिडेटली चेक किया गया, तो जब वो वैलिडेशन परफॉर्म करेगा देन वो उसके साथ राइट भी करेगा इकट्ठा ही। तो जब वैलिडेट हो गया और राइट भी हो गया साथ में, तो एग्जीक्यूशन खत्म हो, ट्रांजैक्शन अपना काम कर चुकी है। उसके बाद अगले की बारी हो, वो लोकल वेरिएबल उठाए जो दूसरे ट्रांजैक्शन का है, उसको वैलिडेट करे और राइट करे, और देन मतलब इस तरह से ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही सीरियलाइजेबिलिटी परफॉर्म हो रही है। कोई प्री डिफाइंड पहले से कोई चीज नहीं आ रही है, इसको पहले से रियलाइजेबल क्रिएट करके फिर देन इन प्रोटोकॉल से गुजार कर इसके ऊपर चीजें, तो फिर वो जो डेडलॉक वाली चीजें थी सिनेरियोस के और जो कास्केडिंग वाले थे, वो इसमें कंट्रोल हो जाते हैं काफी हद तक, और हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी मेंटेन हो जाते हैं। और इसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं कि जो रोल बैक होती हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तमाम ट्रांजैक्शन वैलिडेट ही हो जाती हैं, वो राइटेबल होती हैं, राइटेबल फॉर्म में आ जाती हैं, उनको वो सीरियलाइजेबिलिटी को कन्फ्लिक्ट नहीं देती हैं, सीरियलाइजेबिलिटी खराब नहीं करती हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत कम, बहुत ही ऐसी होंगी जो कि इमरजेंट केसेस में होंगी, या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो एग्जीक्यूट होने जा रही हैं, तो वो सीरियलाइजेबिलिटी को डिस्टर्ब करने आ रही होंगी, तो जब उनके वैलिडेशन फेज से गुजारेंगे तो वो उसको रोल बैक कर देगा। तो ऐसी चंद ही एग्जांपल्स होंगी जो हमारे पास रोल बैक होंगी, ऑलमोस्ट इसमें कोई ऐसी दूसरी एग्जांपल्स नहीं होगी जो रोल बैक हो जाएगी। ये आपके पास उस टाइम स्टैम्प का कंपैरिजन आपके सामने, कि इफ टी आई है उसके पास उसका टाइम स्टैम्प है टी एस टी आई का, वो लेस देन है किसी दूसरे ट्रांजेक्शन के टी एस टी आई से, ये रीड का टाइम आ रहा है सर, ठीक है। तो इसमें आपके पास वो कहता है कि अदर वन विल बी फॉलो द कंडीशन होल्ड, तो दूसरी जो है वो कंडीशन फॉलो करेगी इस तरह से। अब अगर एक का फिनिश टाइम है, मतलब वो राइट के फेज में है, और उसका जो फिनिश टाइम है वो लेस देन है स्टार्ट के टाइम स्टैम्प से, दूसरे ट्रांजैक्शन के स्टार्ट के टाइम स्टैम्प से, या फिर उस दूसरे का जो स्टार्ट टाइम स्टैम्प है वो लेस देन है पहले वाले की ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से, और वो लेस देन होगा वैलिडेशन के टाइम स्टैम्प और टी जैसे, तो ये इनके दोनों के दरमियान में आ गया फिनिश टाइम, ठीक है। कि उनका टाइम स्टैम्प जो स्टार्ट वाला है दूसरी ट्रांजैक्शन का वो लेस देन, और उसका जो वैलिडेशन है वो ग्रेटर देन है, देन द सेट ऑफ डाटा आइटम रिटर्न टी आई डज नॉट इंटरसेक्ट, तो टी आई जो है वो फिर इसके दौरान इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और ये ऑपरेशन फिर बाकायदा तरीके से सेट ऑफ डाटा आइटम रीड बाय द डाटा आइटम जो है वो रीड हो जाएंगे टीजे से, जो कि टी आई ने इंटरसेक्ट नहीं किए होंगे। देन वैलिडेशन सक्सीड, वैलिडेशन परफॉर्म हो जाएगी आपके पास, टीजे कैन बी कमिटेड, टीजे को कमिट कर देंगे। अदरवाइज वैलिडेशन अगर फेल हो गई तो टीजे क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा इस दौरान, अगर ये सिनेरियो नहीं होगा। इस सिनेरियो के अलावा ये एक फिक्स सिनेरियो है वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिनिश जो पहली वाली ट्रांजैक्शन है उसका फिनिश टाइम स्टैम्प जो होगा वो लेस देन होगा दूसरी ट्रांजैक्शन के टाइम स्टार्ट टाइम स्टैम्प से, और अगर यह ग्रेटर देन भी हुआ उसके स्टार्ट टाइम से, तो उसको चाहिए कि वो उसके वैलिडेशन टाइम स्टैम्प से कम होगा। तो जब वैलिडेशन टाइम स्टैम्प से कम होगा दूसरी ट्रांजैक्शन के, तो ये ट्रांजैक्शन बाकायदा तरीके से कमिट हो जाएगी। अदरवाइज अगर ये सिनेरियो नहीं होते ये दोनों ऊपर जो दिए हुए हैं, तो फिर आपके पास टीजे क्या हो जाएगी, दूसरी ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएगी। होपफुली इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मोहम्मद अली अपना माइक बंद करो बच्चा। जस्टिफिकेशन के लिए कहता है कि आइदर द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है देयर इज अ नो ओवरलैप एग्जीक्यूशन, फिर ओवरलैप एग्जीक्यूशन होगी नहीं। अगर वो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है तो फिर आपके पास क्या होगा, द राइट्स ऑफ द टीजे, टीजे जो राइट हो रही है
डू नॉट अफेक्ट द रीड्स ऑफ टी आई का रीड जो है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, सिंस अकर आफ्टर टी आई हैज फिनिश इट्स रीड, और ये तब अकर होगी जब टी आई फिनिश कर लेगी अपने रीडिंग के पर्सपेक्टिव को। टी आर टी द राइट ऑफ द टी आई, अब द राइट ऑफ द टी आई है डू नॉट अफेक्ट द, ये दूसरी कंडीशन की बात हो रही है कि टी आई जो है वो डू नॉट अफेक्ट करेगी टी जे को जब वो राइट होने जा रही है, सिंस द टी जे डज नॉट रीड एनी आइटम रिटन बाय द टी आई। तो जो आइटम टी आई ने राइट की है, रीड की है, राइट करने जा रही है, तो वो टी जे उस टाइम पे रीड नहीं कर सकती है। तो वो रीडिंग के इफेक्ट को तो उसको अफेक्ट भी नहीं करेगी उसको, लेकिन वो उसको रीड भी नहीं कर पाएगी। टी जे टी आई के डाटा आइटम को जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो उसको रीड अफेक्ट तो नहीं करेगी लेकिन रीड भी नहीं करने देगी जो आइटम अभी रिटर्न हो चुका है टी आई से, जब तक वो फुली कमिट ना कर देता। तो फिर जब वो फुली कमिट कर देता है तो देन ठीक है, नहीं तो वो अदरवाइज फेल कर देगा और टीजे अबॉर्ट हो जाएगी। ये आपके पास उसका स्केड्यूल आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर 28 आपके पास है टाइम स्टैम्प का 25 जो स्मॉलर टाइम स्टैम्प है, और फिर T26 है जिसका आपके पास ये टाइम स्टैम्प है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि बी डाटा आइटम को T25 जो है वो रीड कर रहा है, उसी टाइम पे T26 जो है वो इसको टी आई और टी जे समझ लो। टी आई जो है वो रीड कर रहा है बी डाटा आइटम को, टी जे जो है वो डाटा आइटम को रीड करने के बाद राइट भी कर देता है और फिर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। राइट नहीं किया, ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसने। जब ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसके बाद फिर जब उस रीड की बारी आई, उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया ए डाटा आइटम के ऊपर, तो यहाँ पर वो उसको वैलिडेट कर देगा। ठीक है, कि रीड का डाटा आइटम ए वो अब 26 जो टी जे है वो डाटा आइटम को राइट कर रहा है। जब वो राइट कर रहा है तो उसका टाइम स्टैम्प अगर उस टी जे के टाइम स्टैम्प से लेस देन है, जो ऊपर आपने दिया कि आई का टाइम स्टैम्प अगर उसके स्टार्ट के टाइम से लेस देन है, तो वो उसको क्या कर देगा, वैलिडेट कर देगा और डिस्प्ले कर देगा ए प्लस बी को। समझ आ गई बात? इस दौरान जब ए प्लस बी को वो वैलिडेट करने के बाद डिस्प्ले कर देगा, जस्ट उसको रीड करने के लिए उसको रीड करने देगा, लेकिन वो उसको अलाउ नहीं करेगा कि ये अपने पास डाटा को रख ले और इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। ये वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि T25 जो है वो लेस देन है T26 से, तो वो यहाँ पर इसको वैलिडेट करेगा और वैलिडेशन के बाद ये चीज़ प्लेस कर देगा, तो वो डाटा आइटम को राइट करने देगा और डाटा आइटम ए को भी राइट करने देगा, दोनों डाटा आइटम को वो राइट करने देगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसका वैलिडेशन पॉइंट भी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसका वैलिडेशन पॉइंट कम है और इसका जो स्टार्ट टाइम है वो भी कम है। जो इसका फिनिश टाइम और स्टार्ट टाइम है वो कम है, इस वजह से वो इन दोनों को वैलिडेट करने देगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका इसका कम है तो ये यहाँ पर रीड के लिए वैलिडेट कर रहा है, और ज़्यादा है तो ये इसके लिए राइट पे वैलिडेट कर रहा है। बात समझ आ गई? यहाँ पर इसके लिए रीड के लिए वैलिडेशन दे रहा है और यहाँ पर इसके लिए राइट की वैलिडेशन दे रहा है। क्योंकि ये टाइम स्टैम्प 25 कम है 26 से, तो 25 जो है वो रीड के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देगा, जैसा अभी ऊपर बात हुई यहाँ पर, डू नॉट अफेक्ट द रीड ऑफ द टी आई का जो अफेक्ट है वो रीड अफेक्ट नहीं करने देगा यहाँ पर। ठीक है, वो उसको करने देगा, वो उसको रीड कर लेगा क्योंकि इसका टाइम स्टैम्प कम है टी आई का। और दूसरी बात वो कर रहा है कि TJ will not read. TJ will not read. TJ is not reading after the writing of the data, after the reading of the T25. He is right. He is just writing the data. वो just write कर रहा है डाटा आइटम को, जो उसके पास राइट होगी है TI से, वो यहाँ पर आपके पास आ गई है। एंड देन वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ क्लियर हो, ठीक होगी बात। आगे आपके पास आ जाती है मल्टी वर्जन स्कीम्स। मल्टी वर्जन स्कीम्स जो है वो एक ओल्डन वर्जन है डाटा आइटम्स के लिए। इसमें कंकरेंसी इंक्रीज हो जाती है, कंकरेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग इसके अंदर है, दो चीज़ें, और एक मल्टी वर्जन टू फेज लॉकिंग सिस्टम। टू फेज लॉकिंग सिस्टम श्रिंकिंग और ग्रोइंग फेज आपको याद होगा, सारी चीज़ें आपने रीड कर ली हैं इसके अंदर। इसमें डेडलॉक्स की जो वेरिएंस थी आपने वो भी स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग सिस्टम और रिगरस टू फेज लॉकिंग सिस्टम, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो कहता है कि अगर ईच सक्सेसफुल राइट रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ द डाटा आइटम रिटर्न, कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली राइट हो जाएगी जब न्यू वर्जन ऑफ डाटा आइटम रेटिंग के काबिल आएगा। ठीक है, और यूज टाइम स्टैम्प टू लेबल द वर्जन, और इसमें टाइम स्टैम्प के जरिए से हमने हर वर्जन को लेबल करना होता है।
मल्टी वर्जन स्कीम में तो हर वर्जन को हमने उसके टाइम स्टेप से लेबल करना होगा। जब आप रीड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ क्यू बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो आपने एक वर्जन जो है वो क्यू का उसके टाइम स्टैम्प के बेस के ऊपर ले लेना है कि जब आप रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और रिटर्न में वो आपको वैल्यू सेलेक्टेड वर्जन, जो सेलेक्टेड वर्जन आपने ले लिया वो वर्जन आपके पास यहाँ जस्टिफाई हो जाएगा। अब कहते हैं रीड्स नेवर वेट और एन अप्रोप्रिएट वर्जन इज रिटर्न इमीडिएटली। रीड कभी वेट नहीं करेगा, रीड उसने डाटा रीड करना है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, वो कभी वेट नहीं करेगा क्या उसके लिए कोई एक वर्जन जो है वो आके इमीडिएटली ये चीज परफॉर्म कर देगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं कि ईच डाटा आइटम Q1 हैज अ सीक्वेंस ऑफ वर्जन, इसके वर्जन है सीक्वेंस ऑफ, एक का Q1 वर्जन है, Q2 वर्जन है और टिल वर्जन है। ईच वर्जन क्यू के कंटेंट 3 डाटा फील्ड्स, 3 डाटा फील्ड्स होंगी हर वर्जन के, डाटा आइटम के हर वर्जन की 3 डाटा फील्ड्स होंगी। एक उसका कंटेंट होगा कि मतलब उसमें इस क्यू डाटा आइटम की कौन सी वैल्यू प्लेस्ड हुई है, तो वो वैल्यू आपके पास सामने जस्टिफाई कर देगा, वो कंटेंट में आ जाएगी कि इस क्यू डाटा आइटम के ऊपर वैल्यू क्या पड़ी है। फिर राइट टाइम स्टैम्प, जो मैक्सिमम राइट टाइम स्टैम्प हमने टाइम स्टैम्प की वैल्यूज के अंदर पढ़ा हुआ है, राइट और रीड वाला, डब्ल्यू टाइम स्टैम्प एंड रीड टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शन दैट क्रिएटेड अ रोट वर्जन, अगर वो राइट करना वर्जन वो यूटिलाइज कर रहा है उस डाटा आइटम के लिए। वर्जन कंटेंट लेने के असल मुझे स्क्रीन शेयरिंग के लिए दे दें, आपने होस्ट हो गए थे तो फिर आप डिसेबल हो जाता है आपकी वजह से। फैसल, फैसल आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? जी सर, मैं दे रहा हूँ सर। हाँ जल्दी। सर कर दिए। अच्छा, जब आप कहते हैं कि आपका टाइम स्टैम्प की आई क्रिएट्स अ न्यू वर्जन, आपके पास न्यू वर्जन क्रिएट हो जाते हैं क्यों के क्या, और उसके ऊपर जो है वो राइट स्टैम्प, ये आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। राइट टाइम स्टैम्प भी लगा दिया गया, रीड टाइम स्टैम्प भी लगा दिया गया, और उस टाइम स्टैम्प को उसको टीआई के लिए इनिशियलाइज कर दिया। अब कहता है कि अगर रीड टाइम स्टैम्प इज अपडेटेड व्हेन एवर ट्रांजेक्शन, जो रीड का टाइम स्टैम्प है वो हमेशा हर दफा अपडेट होता जाता है जब उसका हम ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, अगर उसका न्यू वर्जन आ जाता है या यंगर ट्रांजेक्शन हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो रीड का टाइम स्टैम्प जो है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, जिससे हमने पीछे अपडेशन की थी लास्ट टाइम में टाइम स्टैम्प के अंदर। तो ये सिनेरियो आपके पास आ रहा है कि वो मैक्सिमम रीड, अगर वो ग्रेटर देन आ जाती है ट्रांजैक्शन राइट से, तो वो क्या कर देती है, रीड टाइम स्टैम्प को मैक्सिमम क्रिएट कर देती है, इस तरह से वो अपडेट हो जाती है अगर टाइम स्टैम्प आपके पास ग्रेटर देन आ जाए और ट्रांजैक्शन यंगर हो जाए। ठीक है, जिस तरह से ये सिनेरियो भी आपके सामने आ रहा है, ये इस टीएस के लिए रीड के टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देगी चेक करने के बाद। सपोज कहता है ट्रांजैक्शन इशू रीड क्यू और राइट क्यू ऑपरेशन, अगर ये ट्रांजैक्शन दोनों इशू कर देती है ऑपरेशन, लेट क्यू के जो उसका वर्जन है डिनोटेड द वर्जन ऑफ क्यू हुज राइट टाइम स्टैम्प इज लार्जेस्ट, जिसका टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प जो है वो लार्जेस्ट है, अगर वो बड़ा है तो राइट टाइम स्टैम्प इज लेस देन और इक्वल टू टी एस आई। ठीक है, या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा इस टी, ये चीज आपके पास होगी। अगर वो रीड और राइट दोनों के
ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस जो है वो शो कर रहा है, लेकिन उसके वर्जन जो है उसको जो टाइम स्टैम्प दिया गया है वो राइट का टाइम स्टैम्प दिया गया है, जो कि लार्जेस्ट राइट टाइम स्टैम्प है। अगर वो राइट टाइम स्टैम्प लेस देन और इक्वल टू टीएस हो जाए, जो ट्रांजैक्शन रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, if transaction ti issues a read queue then the value return is content of version क्यू ए, तो आपके पास जो कंटेंट है वर्जन का वो रिटर्न हो जाएगा अगर वो रीड करने दे रहा है, क्योंकि आपके पास जो राइट टाइम स्टैम्प है वो लेस देन है टीएस के। तो वो लेस देन टीएस के है, इसका मतलब है टीएस ग्रेटर है। तो टीएस जब ग्रेटर है तो वो वही चीज़ आपको मैं अभी शुरू में बताई कि किस तरह से वो अपडेट हो गई थी यहाँ पर, कि अगर आपके पास टाइम स्टैम्प राइट के टाइम स्टैम्प से टीएस का टाइम स्टैम्प यंगर है, वो ग्रेटर देन है, तो वो उसका रीड ऑपरेशन करने देगा, एग्जीक्यूट करने देगा, और एग्जीक्यूट करने देगा तो वो डाटा को रीड कर लेगा और टाइम स्टैम्प नया बन जाएगा रीड टाइम स्टैम्प। राइट की जगह क्या बन जाएगा, रीड टाइम स्टैम्प मैक्सिमम बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास वही सूरत हाल होगी, वैल्यू को वो रिटर्न करने देगा वर्जन के लिए और वो रीड होने देगा क्योंकि टीएस सिस्टम ग्रेटर है और इक्वल टू है राइट के टाइम स्टैम्प से। इफ अगर ट्रांजैक्शन टी आई इशूज अ राइट टाइम स्टैम्प, अगर वो राइट टाइम स्टैम्प देती है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आना है, टीएस का रीड के साथ। रीड हो गया क्योंकि पहले इससे पहले आपके पास रीड हो चुका है डाटा, अब टाइम स्टैम्प नया आपके पास रीड वाला बना है। अगर टीएस लेस देन और इक्वल टू आपके पास है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं। अब यहाँ देख रहे हैं रीड से वो लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर वो दे रहा है सिचुएशन ग्रेटर देन इक्वल टू, टीएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट टाइम स्टैम्प, means the right timestamp is less than or equal to TS timestamp। और अगर TS timestamp less than right timestamp हो जाए तो द ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, रोल बैक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप डाटा को राइट करने जा रहे हैं तो टाइम स्टैम्प रीड वाला बड़ा है और वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो फिर अगर ये टाइम स्टैम्प इसका छोटा है तो हम इसको रोल बैक कर सकते हैं, जैसा पीछे हमने सिनेरियो में किया था रोल बैक के दौरान पे टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल के अंदर। यहाँ पर हमने ये देखें टीएस लेस देन आपके पास आर टाइम स्टेप आ रहा था तो आपके पास ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो गई थी और रोल बैक हो गई थी। ठीक है, और अगर वो टाइम स्टैम्प्स इक्वल्स टू जो मैक्सिमम राइट का टाइम स्टैम्प्स है उसके बराबर आ जाए तो फिर कंटेंट को क्या कर देगा, दोनों राइट राइट है, इक्वल भी आ गए तो कंटेंट क्यों आपका वर्जन ओवर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और अब ओवर रिटर्न हो गया तो ओवर रिटर्न तो वैसे भी अलाउ नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वो ओवर रिटर्न कर देगा कंटेंट को। और इसके इन दोनों के अलावा फिर आपके पास नया वर्जन हो जाएगा, ये दोनों नहीं हो रहे हैं तो फिर नया वर्जन 2 का क्रिएट किया जाएगा। पीछे जो वर्जन हमने देखे हैं इनमें से कोई भी एक वर्जन उठा लिया जाएगा और उसको क्यू के का नाम देकर उसको चेक किया जाएगा और फिर उसको इन मल्टी वर्जन स्कीम्स के टाइम बेस्ड स्कीम्स के ऊपर चेक किया जाएगा। अब ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व ये किया कि जो रीड है वो ऑलवेज सक्सीड, रीड हमेशा जो है वो परफॉर्म होगी और जो राइट है टी वो रिजेक्ट हो जाएगी if some other transaction tj that in the serializable order defined by the timestamp value should read ti's return right value। जो ti का right value अगर है वो उसको रीड करना चाह रही है tj दूसरी डाटा आइटम, तो ti रिजेक्ट हो जाएगी राइट के लिए। ठीक है, कि वो उसको राइट नहीं करने देगा। अभी वो tj डाटा आइटम को रीड करने जा रहा है तो वो उसको फिर गलत डाटा मिलेगा रीड करने के लिए। यहाँ पर ti राइट कर रही है और वहाँ पर वो फिर गलत डाटा रिसीव कर लेगी। तो has already read a version created by a transaction older than ti। तो वो ट्रांजैक्शन जो कि वर्जन ऐसा क्रिएट कर चुकी है जिसको वो रीड करेगी जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है ओल्डर ट्रांजैक्शन। माइक ऑफ करें। इसके बाद आपके पास है टू फेज लॉकिंग सिस्टम। टू फेज लॉकिंग सिस्टम को आप देखें, आपके पास ये चीजें आ रही हैं। अच्छा, टू फेज लॉकिंग सिस्टम में आपके पास क्या हो रहा है कि रीड ओनली ट्रांजैक्शन एंड अपडेट ट्रांजैक्शन, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन रीड ओनली ट्रांजैक्शन और अपडेट ट्रांजैक्शन के दरमियान में आ रही है। ये टू फेज लॉकिंग सिस्टम। अब इसमें देखें अपडेशन ट्रांजैक्शन क्या है, ये पहले हम अपडेशन को देख लेंगे
तो ये रीड ओनली ट्रांजैक्शन को देख लेंगे। अपडेशन ट्रांजैक्शन एक्वायर रीड एंड राइट लॉक्स, इसके पास रीड और राइट लॉक्स दोनों होते हैं, जो हमने पीछे टू फेज लॉकिंग सिस्टम देखा था। एंड होल्ड ऑल द लॉक्स अप टू द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, जब तक सारे के सारे ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशन लॉक नहीं हो जाते हैं तो तब तक वो उसको लॉक रखेगा, होल्ड रखेगा। एंड दिस इज अपडेट ट्रांजैक्शन फॉलो रिगोरस टू फेज लॉकिंग सिस्टम। रिगोरस टू फेज लॉकिंग सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास जो शेड और एक्सक्लूसिव लॉक है वो तब तक लॉक कायम रखते हैं उसके ऊपर जब तक वो सारे के सारे ऑपरेशन कमिट नहीं कर देता और खत्म नहीं कर देता कोई भी ट्रांजैक्शन। उसके बाद जाकर फिर वो उन ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देता है। ठीक है। Each successful write results in the creation of new version। हर सक्सेसफुल राइट के बाद नया वर्जन डाटा आइटम का बनेगा और उसके ऊपर रिटर्न परफॉर्म होगी। ईच वर्जन ऑफ द डाटा आइटम हैज अ सिंगल टाइम स्टैम्प। हर एक डाटा आइटम का एक सिंगल टाइम स्टैम्प होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास काउंटर टीएस काउंटर से निकलेगी। ये टीएस काउंटर है, ये हमें उसका हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक वर्जन का, डाटा आइटम के हर एक वर्जन का उसका सिंगल टाइम स्टैम्प हमें अलॉट करेगा और इंक्रीमेंट के साथ। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो ये डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं डाटा आइटम के। तो हर वर्जन, मल्टी वर्जन के अंदर हर वर्जन का अपना टाइम स्टैम्प होगा, सिंगल टाइम स्टैम्प। वो टाइम स्टैम्प उसको टीएस काउंटर के जरिए से, टाइम स्टैम्प काउंटर के जरिए से दिया जाएगा। अब वो टाइम स्टैम्प हर एक को इंक्रीमेंटेड टाइम स्टैम्प वैल्यू देता जाएगा। इसका कोई टाइम स्टैम्प था 10, उसको उसके इंक्रीमेंट दे दिया, इसको 11, Q2 को, Q3 को 12 दे दिया टाइम स्टैम्प। इस तरह हर एक को उसका काउंटर टाइम स्टैम्प, सिंगल टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा जो कि इंक्रीमेंटेड टाइम स्टैम्प होगा। रीड ओनली ट्रांजैक्शन के अंदर ये अपडेट ओनली था। रीड ओनली ट्रांजैक्शन के अंदर आर असाइन टाइम स्टैम्प बाय रीडिंग द करंट वैल्यू ऑफ द टीएस। जो करंट वैल्यू है उसको वो कर लेगा, गेट कर लेगा और उसी को रीड कर सकता है। एंड बिफोर दे स्टार्ट एग्जीक्यूशन, अपनी एग्जीक्यूशन उस वर्जन के ऊपर स्टार्ट करने से पहले दे फॉलो द मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल फॉर परफॉर्मिंग द रीड। तो ये जो आपने पीछे सारा मल्टी वर्जन ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग था, ऑर्डरिंग के बेस के ऊपर आपने देखा कि ऑर्डर चेक किए कि ग्रेटर टाइम स्टैम्प या लेस टाइम स्टैम्प, राइट टाइम स्टैम्प, फिर वो रीड ओनली के अंदर इन चीज़ों को फॉलो करता जाएगा। सर आज के लिए काफ़ी है सर इतना। बस ये खत्म हो गया था, कितनी स्लाइड्स ये हैं? खत्म, 2 स्लाइड है, 2 स्लाइड्स हैं, 2 स्लाइड्स खत्म हो। अच्छा, अब उसके बाद क्रिएशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इशू क्या होते हैं। क्रिएशन ऑफ मल्टी वर्जन इंक्रीज स्टोरेज ओवरहेड। ये इसमें इतने काम जो आ रहे हैं, ये एक डाटा आइटम का आपने वर्जन इतने ज़्यादा क्रिएट कर दिए हैं तो वो उसका जो स्टोरेज प्रोसीजर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरहेड उसके ज़्यादा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा टुपल्स बन जाते हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस इन ईच टुपल्स फॉर स्टोरिंग द वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम उस रिकॉर्ड्स का वर्जन भी सेव करवाते जा रहे हैं तो वर्जन स्टोरिंग जो होगी वो भी ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा रिकॉर्ड सेव करना होगा। तो इस तरह हमारे पास जो स्टोरेज कैपेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास इसका बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड वर्जन कैन हाउएवर वर्जन कैन हाउएवर बी गार्बेज कलेक्टर। वर्जन जो है वो हमारे पास गार्बेज कलेक्टर, एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं। ठीक है, डिफाइन वैल्यू तो नहीं है ना। अब किसी का कोई आईडी कार्ड है रिकॉर्ड के अंदर या किसी का कोई नाम है रिकॉर्ड के अंदर, अब उसके वर्जन डिफरेंट बने तो वो गार्बेज वैल्यूज हैं सारी की सारी। एक्चुअल वैल्यू तो वो डाटा आइटम जो है वो तो टेबल के अंदर सेव हुआ हुआ है, तो वो ये सारी गार्बेज वैल्यूज हो जाती हैं। इफ क्यू है हैज अ 2 वर्जन, अगर क्यू के 2 वर्जन है, Q5 और Q9, देन द ओल्डेस्ट एक्टिव ट्रांजैक्शन हैज टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन 9। उसका टाइम स्टैम्प हमेशा ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। और देन Q5 जो है विल नेवर बी रिक्वायर्ड अगेन, तो उसको फिर हम दोबारा से उसका टाइम स्टैम्प कैरी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ओल्डेस्ट के ऊपर हम एक्टिव रहेंगे, ओल्डेस्ट के ऊपर हमारे पास एक्टिवनेस रहेगी जो कि हमारे पास पुराने वाला वर्जन का टाइम स्टैम्प है, और जो नए टाइम स्टैम्प क्रिएट हुए होंगे वो हमारे पास गेन नहीं हो पाएंगे। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक और ये इशू आ गया। ये 2 इशू माइंड में रखिएगा। अच्छा, आगे आपके पास जो है वो इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस हैं। इफ टू फेज लॉकिंग सिस्टम इज यूज, अगर टू फेज लॉकिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, ये 2 स्लाइड्स हैं। क्या क्या नाम है आपका, फैसल। ये 2 स्लाइड्स हैं, इन 2 स्लाइड्स को अभी दोबारा से सेशन क्रिएट करके कर लेते हैं ताकि अगर इसमें हमारे 15-10 मिनट लग जाए तो बीच में सेशन ओवर ना हो जाए, बात अधूरी ना रह जाए। तो मैं सेशन दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ, आप दोबारा आ जाइएगा सारे।